हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। हमारी सीरीज चल रही है ल्यूसेंट की, जहां पे हम ल्यूसेंट को MCQs के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों समझने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ, ताकि क्या हो कि आपके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों एक साथ तैयार हो जाए अगर पॉलिटी की बात आती है। क्योंकि अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा स्टेट PSCs में थोड़ा सा फैक्ट्स की तरफ टिल्टेड रहता है, बट जब बात मेंस की आती है तो वहां पे अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आंसर्स बहुत अच्छे लिख सकते हैं। तो इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको फैक्ट्स के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटी में वो क्लियर हो जाएं, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो इस सीरीज में शायद ये हमारी 13वीं या 14वीं वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी पहली वीडियोज आएंगी आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो जरूर से देखिएगा, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बोलूंगा कि कमेंट जरूर करिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी ये जो सीरीज आ रही हो कितनी आपकी हेल्पफुल हो रही है, जो भी आपको और कैसी सीरीज चाहिए, जो भी आपकी नीड है जिससे हम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकते हो, उसे जरूर से कमेंट करिएगा। क्योंकि कमेंट से क्या होता है ना, कमेंट्स के जितने भी आप कमेंट्स करते हैं मैं उनको मॉनिटर करता हूं, तो उससे मुझे एक आइडिया लग जाता है कि ये जो सीरीज चल रही हो कितनी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Who among the following is constitutionally empowered to declare a geographical area as a schedule area? इनमें से गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनमें से किसके पास वो अथॉरिटी है कि किसी एरिया को, ज्योग्राफिकली एरिया को शेड्यूल एरिया में आपका एज अ शेड्यूल एरिया वो मेंशन कर सकते हैं। तो वो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन सही है, वो है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि किसी भी भारत में जो भी ज्योग्राफिकल एरिया, उसको किसी भी एरिया को वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये जो एरिया वो आपका शेड्यूल एरिया है। ये आपका क्या है, शेड्यूल एरिया। क्योंकि देखिए जब आजादी मिली थी हमें 1947 में, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था 1949 और 1950 के अराउंड, तब हमने हमने कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करी थी या इंडक्ट करी थी, वो थी ट्राइबल इंटीग्रेशन पॉलिसी। ट्राइबल इंटीग्रेशन पॉलिसी। क्योंकि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने अपने ट्राइबल कल्चर को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया, पर हमारे अगर इंडिया की बात की जाए तो हमने ट्राइबल इंटीग्रेशन पॉलिसी इसको इंप्लीमेंट किया, जिसके लिए हमने शेड्यूल 5, जिसके चलते हमने शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, ये दो शेड्यूल स्पेसिफिकली ट्राइबल एरियाज के लिए इंडक्ट किए गए, जिसमें जो भी ट्राइबल कल्चर्स हैं, ट्राइबल कस्टम्स हैं, इनको प्रिजर्व, इन्हें कंजर्व किया जा सके और मेनलैंड इंडिया से ट्राइबल कल्चर को इंटीग्रेट किया जा सके। तो इसके चलते कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया जो है, जो भारत में ज्योग्राफिकल एरिया, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, वो पावर है प्रेसिडेंट के पास कि उसको वो डिक्लेयर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को एज अ शेड्यूल्ड एरिया। अब शेड्यूल 6 आपका स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, और इसके अलावा जहां भी ट्राइब्स हैं वो आपका शेड्यूल 5 में है, है। तो शेड्यूल 6 हो गया आपका फॉर नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल पॉपुलेशन, एंड रेस्ट जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं वो कहां कवर होंगे, वो आपके कवर होंगे शेड्यूल 5 में। क्लियर होगा डिफरेंस क्या है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में। अब शेड्यूल 6 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो आपके, एक है आपका मेघालय, फिर है आपका त्रिपुरा, मिजोरम, और लास्ट में आपका आसाम। तो शेड्यूल 5 की बात करें, शेड्यूल 5 की बात करें तो वो नॉर्थ ईस्टर्न, शेड्यूल 6 की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिकली आपका शेड्यूल 6 है, एंड वहीं अगर रेस्ट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन है वो आपका शेड्यूल 5 के लिए होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के बीच में। तो इस तरह का कहीं स्टेटमेंट आ जाए कि शेड्यूल 6 स्पेसिफिकली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल पॉपुलेशन, तो स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। इसी वजह से अगर आपने एक न्यूज देखी होगी कि लद्दाख में जो लद्दाख की लोकल पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्ट कर रही है कि लद्दाख को शेड्यूल 6 का पार्ट बनाइए, अब दिक्कत यह हो रही है कि जो शेड्यूल 6 है वो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए है, और बाकी जो शेड्यूल एरियाज बच रहे हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो एरियाज बच रहे हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके लिए शेड्यूल 5 है। तो इस वजह से ये जो इशू है
इसमें कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और इंपॉर्टेंट इशू इस वजह से जितनी कम्युनिकेशन की जाएगी, क्योंकि देखिए ऐसे जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं ना, उसमें जितनी ज्यादा वार्तालाप होगी गवर्नमेंट के बीच में और जो लोकल पॉपुलेशन है लद्दाख में, तो उतनी इजीली ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। तो एक छोटा सा डिफरेंस मैंने बता दिया आपको, क्योंकि सिर्फ आंसर मार्क करके चले जाते हैं आगे, वो बहुत ईजी ऑप्शन है, पर इसके साथ जो भी शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 है, क्या दोनों में डिफरेंस है, लद्दाख का भी मैंने थोड़ा आपको बता दिया, तो आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई और थोड़ा सा करंट का भी अंडरस्टैंडिंग हो गई। क्लियर हो गया। शेड्यूल 6 में कौन कौन से स्टेट्स हैं वो भी मैंने बता दिए। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार आ जाता है कि शेड्यूल 6 में कितने कितने स्टेट्स हैं, मैच द फॉलोइंग करके आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन। ये स्टेटमेंट किसके लिए पॉइंट आउट किया जाता है? ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन। अब ये जो स्टेटमेंट है ये कहा जाता है जो भारत के प्रेसिडेंट है उनके लिए। भारत के प्रेसिडेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मेन पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हैंड्स में रहती है। अगर हम इंडिया में बात करें या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो वहां पे जो रियल पावर होती है वो आपके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। इस वजह से ये बोला गया है कि अगर भारत के प्रेसिडेंट की बात करें तो ही रिप्रेजेंट्स द नेशन, यानी कि वो रिप्रेजेंट तो करते हैं नेशन को बट डज नॉट लीड द नेशन। इस वजह से ये स्टेटमेंट किसके लिए? आपका प्रेसिडेंट के लिए। क्लियर हो गया? आसान सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजंस फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अंडर दी। यानी कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करती है अपनी ड्यूटी गवर्नर की कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में। तो इस तरह के आर्टिकल्स स्पेसिफिकली आपके स्टेट पीएससीज में तो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये आर्टिकल वाले इस तरह के क्वेश्चंस को मैं इसलिए बार बार इंडेंट करता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती चले। तो इसका कौन सा आंसर है? इसका आंसर है आपका आर्टिकल 160। अगर हम आर्टिकल 160 की बात करें तो वो ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को टू मेक प्रोविजंस फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर पर वो सर्कमस्टांसेस क्या होना चाहिए? वो सर्कमस्टांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं। कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास पावर है यूजिंग आर्टिकल 160 टू डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर in extraordinary circumstances, not in normal circumstances or not in normal conditions. It is only and only for extraordinary circumstances. Clear हो गया? ये सेंटेंस को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a constitutional prerogative of the President of India? यानी कि 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा वो प्रेरोगेटिव है जो प्रेसिडेंट नहीं अप्लाई कर सकते? रिटर्निंग एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ये बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कोई ऑर्डिनरी बिल है, वो पहले लोकसभा में प्रेजेंट हुआ या राज्यसभा में कहीं भी प्रेजेंट हुआ, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, अब प्रेसिडेंट के पास आया कि प्रेसिडेंट को अपने एसेंट देनी है, पर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनरी बिल को वापस कर सकते हैं, वापस रिकंसीडर्ड एडवाइस के लिए कर सकते हैं। पर एक बार वहां से जब रिकंसीडर्ड एडवाइस आएगी, सपोज करिए एक बार बिल पास हुआ, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस कर दिया, पर अब दूसरी बार जब वही सेम बिल दूसरी बार आएगा रिकंसीडर्ड एडवाइस में, तब प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं। तो एक बार बिल्कुल तरीके से वो रिकंसीडर के लिए भेज सकते हैं, पर अगर दूसरी बार वही बिल आ रहा है तो उस पे एसेंट देना जरूरी है, कंपलसरी है। क्लियर हो गया? तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है कि एक बार ऑर्डिनरी बिल को वापस कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। रिटर्निंग अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, उसको देखते हैं बाद में। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, डिसॉल्विंग द लोकसभा, बिल्कुल अगर मेजॉरिटी लोकसभा में जो करंट गवर्नमेंट है या जो रूलिंग पार्टी अगर उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है या मेजॉरिटी लूज कर जाते हैं तो डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है? लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर है आपकी प्रेसिडेंट के पास। अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियस सी बात है, भारत के जो प्रधानमंत्री उनको कौन अपॉइंट किया जाता है, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? वो है आपका प्रेसिडेंट। तो ये तीनों ऑप्शन ए, सी एंड डी पूरी तरीके से सही है। पर वहीं अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को देखें कि रिटर्निंग अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, ये वीटो है कि वो बिल को वापस कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। पर अगर बात आ रही है मनी बिल की, तो मनी बिल में ये पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। क्लियर हो गया? अगर मनी बिल अगर प्रेसिडेंट के पास गया है तो उन्हें एसेंट देना ही रहता है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, इस वजह से ये स्टेटमेंट सही है। क्योंकि मनी बिल की बात की जाए तो मनी बिल में आपको बता चुका हूं कि किसी भी बिल को मनी बिल सर्टिफाई करने की पावर किसके पास होती है? वो पावर होती है आपकी जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके पास। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके पास ये पावर रहती है कि किसी भी बिल को मनी बिल की तरह सर्टिफाई कर दिया जाए। इस वजह से आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी कि आधार बिल
क्योंकि आधार बिल जो पास हुआ था वो एज अ मनी बिल पास हुआ था। अब मनी बिल, कोई बिल अगर मनी बिल हो गया है तो उसमें यह रहता है कि राज्यसभा की जो से रहती है, राज्यसभा की जो से रहती है उस पर्टिकुलर बिल में, उनकी से बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्योंकि अगर मनी बिल की बात किया जाए तो पावर बहुत ज्यादा लोकसभा के पास है, राज्यसभा कुछ खास चेंजेस या ऐसा कुछ रिकंसिडरेशन चीजें नहीं बता सकता है व्हेन इट कम्स टू मनी बिल। दैट्स वाई इस पे ये इशू चल रहा है कि किसी भी बिल को मनी बिल सर्टिफाई करने की जो पावर है स्पीकर के पास, इसमें इस पावर में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत करंट के इश्यूज में आपको बताता रहता हूं। तो क्लियर हो गया मनी बिल का क्या इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ये। द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और रीजन ये कह रहा है कि बिल पास बाय द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और इसके बाद स्टेटमेंट ये है कि उसके बाद ये जो बिल है, जो बिल अगर है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाता है, और प्रेसिडेंट अगर अपनी एसेंट दे देते हैं, अपनी हामी भर देते हैं, तो ये जो बिल है ये एक्ट बन जाता है, यानी कि लॉ या कानून बन जाता है। क्लियर हो गया। तो अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट में कौन कौन कंसिस्ट किया जाता है। पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें कि द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो पूरी तरीके से सही, क्योंकि अगर पार्लियामेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद आपके राज्यसभा, ये तीन जो है ये आपका फॉर्म करते हैं या पार्लियामेंट में कंसिस्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट से ये। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोई भी बिल अगर पास होता है दोनों हाउसेस से, लोकसभा राज्यसभा के बाद, वो बिल जो है फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट अपनी हामी भरते हैं, अपना एसेंट देते हैं, उसके बाद ये जो बिल है वो एक्ट या कानून बन जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से अलाइंड कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट भैया प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बाय लोकसभा, राज्यसभा, ये पार्लियामेंट हो गया। फिर पार्लियामेंट कोई बिल पास करता है, दोनों हाउसेस बिल पास करते हैं, फिर ये जो बिल है वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट अपनी एसेंट लगाते हैं, उसके बाद वो जो बिल है वो कानून बन जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से अलाइंड है, और साथ ही साथ दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर हो गया। इस तरह के में क्या होता है ना, कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, ये आपको समझ में आ गया कि दोनों स्टेटमेंट सही है, पर कंफ्यूजन इन दोनों में हो जाती है क्या कि आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का कि नहीं। तो इस वजह से हमेशा रीजन को पढ़ा करिए कि जो रीजन है ये अलाइंड हो रहा है कि नहीं असर्शन से। अगर अलाइंड हो रहा है तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और अगर अलाइंड नहीं हो रहा है तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमेशा रीजन को पढ़ा करिए। जब आपको पता चल गया कि दोनों स्टेटमेंट सही है, आप एकदम श्योर हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है, उसके बाद रीजन को पढ़ा करिए कि जो रीजन है क्या वो अलाइंड हो रहा है असर्शन के साथ कि नहीं। अगर अलाइंड हो रहा है तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और साथ ही साथ आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका असर्शन का। क्लियर हो गया। ये इस तरह में कई ज्यादा डाउट होते हैं, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा ये बता दिया कि आप इस तरह से ये हैक लगा के आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। तो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर होती है, मैंने आपको बता चुका है कि आर्टिकल 123 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 123 की बात करें, और वो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं अगर दोनों हाउस या कोई एक हाउस सेशन में नहीं है। क्योंकि अगर कोई ऐसी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो गए और दोनों हाउस सेशन में नहीं है, या कोई एक हाउस सेशन में नहीं है, और उस वक्त कुछ ऐसा बिल या कुछ एक्ट बनाना होगा, तो और प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वो उसके थ्रू, ऑर्डिनेंसेस के थ्रू जो है वो एक्ट बना सकते हैं। उसके बाद जब सेशन मिलेंगी, पार्लियामेंट के सेशन मीट हो गए, उसके बाद जो है वो चेंजेस में ला सकते हैं। तो ये जो ऑर्डिनेंस की पावर है वो कहां, किस एक्ट से इंस्पायर्ड है? वो एक्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। क्योंकि ये मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर जो हमारे संविधान है, जो हमारे संविधान का बेसिक चंक है, जो हमारे संविधान का बेसिक चंक है, जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन है, वो कहां से इंस्पायर्ड है? वो आपका इंस्पायर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर स्टेटमेंट आ जाएगा कि संविधान का बेसिक चंक या स्ट्रक्चरल पार्ट जो है, हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो किस एक्ट से इंस्पायर्ड है, तो वो एक्ट का नाम है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर हो गया। इसी से आपका ऑर्डिनेंस इशू वाली जो पावर प्रेसिडेंट की वो भी इंस्पायर्ड है इसी पर्टिकुलर एक्ट से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एज टू विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल कास्ट रेस्ट विद द फॉलोइंग। यानी कि किसी भी कास्ट को शेड्यूल कास्ट में, उस लिस्ट में, पर्टिकुलर लिस्ट, एक लिस्ट होती है जिसमें कोई भी कास्ट है उसको शेड्यूल कास्ट में इंप्लीमेंट करना है, तो वो पावर किसके पास है? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास पावर है। प्रेसिडेंट गवर्नर से भी डिस्कस कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर स्टेट है, अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट में कोई पर्टिकुलर कास्ट है,
उस कास्ट को अगर शेड्यूल लिस्ट में लाना है तो गवर्नर से भी कंसल्ट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर लिस्ट में उस कास्ट को ऐड कर सकते हैं एज अ शेड्यूल कास्ट। और फिर पार्लियामेंट के पास भी पावर है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर लिस्ट से जो प्रेसिडेंट ने ऐड किया है, उस लिस्ट में कोई पर्टिकुलर कास्ट को जिसमें ऐड किया है, उस लिस्ट से, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से उस पर्टिकुलर कास्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे आ जाते हैं कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी कास्ट को शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है, जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है उसमें ऐड करने की पावर किसके पास है? ऐड करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट अपना गवर्नर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर जिस राज्य में ऐड करना है तो उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और उसके बाद पार्लियामेंट के पास पावर यह है कि जो ऐड किया है, प्रेसिडेंट ने जो ऐड किए हैं उस पर्टिकुलर कास्ट को रिमूव कर सकती है पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट चाहे तो उनके पास रिमूवल पावर है। तो ऐड किया जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, पर अगर पार्लियामेंट को लगता है तो वो रिमूव कर सकती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the correct sequence of persons who occupied the office of the president of India right from the beginning? अब देखिए इस तरह के ना, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है और इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये एकदम डायरेक्ट फैक्ट्स क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्टेट पीएससीज में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या रहता है, ये या तो आपको ये आते हैं या तो आपको ये नहीं आते हैं। अब अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं तब आप ये क्वेश्चंस स्किप कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। पर अगर इससे पहले के कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, आपको नहीं आ रहे हैं, तो एक डेस्परेट अटेम्प्ट हो जाती है, एक डेस्परेट अटेम्प्ट हो जाती है कि यार चलो ठीक है, एक वाइल्ड गेस ले लेते हैं। और तुक्का या वाइल्ड गेस क्या होता है ना, देखिए स्मार्ट गेस दैट इज डिफरेंट। स्मार्ट गेस आप एलिमिनेशन टेक्निक में अप्लाई करके करते हैं, उसमें आप अपना लॉजिक लगाते हैं, अपना ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग चीज है, वो एक स्मार्ट टेक्निक है और यह एक स्मार्ट गेस है। पर वाइल्ड गेस क्या होता है कि एकदम अंधा, एकदम तुक्का। और तुक्का का क्या है कि अगर लग गया तो अच्छी बात है, पर नहीं लगा, गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग भी कॉज करता है। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस मैं ये रिकमेंड करता हूं, अगर आपको आते हैं फैक्ट्स बेस्ड, एकदम डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको या तो पता है तो नहीं पता है, इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अगर आपको नहीं पता है तो अवॉइड किया करिए कि इसे वाइल्ड गेस या तुक्का ना मारे। ठीक है, इसको स्किप कर दे। हाँ, अब यह है कि आपके सारे क्वेश्चंस गलत हैं, काफी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, अब डेस्परेट अटेम्प्ट है तो बात अलग है। पर अगर आप एक ठीक ठाक क्वेश्चंस जो अमाउंट है उसको आप सही कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि मैंने पहले के क्वेश्चंस बहुत सही किए हैं, तो अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वेल एंड गुड, तब तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अवॉइड किया करिए कि आप वाइल्ड गेस ना मारें। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक हमेशा वहां लगती है जहां पे आप स्मार्ट गेसेस कर रहे हो, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दे रहे हो बाय यूजिंग योर ब्रेन, बाय यूजिंग योर प्रेजेंट सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस, तो अलग थिंग है। पर वाइल्ड गेस एकदम अंधा, उसको थोड़ा सा अवॉइड किया करिए। तो इसका सीधा आंसर है आपका सी है, पहले राजेंद्र प्रसाद जी, फिर एस राधाकृष्णन जी, फिर जाकिर हुसैन जी, फिर आपके वी गिरी जी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये या तो क्वेश्चंस आपको आते हैं या तो नहीं आते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि सीरीज में, ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो ही रहे हैं, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना डायरेक्ट जो मिस हो जाते हैं, तो अगर आप ये सीरीज कवर कर रहे होंगे तो आपको ऐसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ जाएंगे और क्विकली आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्लियर हो गया? इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय, यानी कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसका सीधा साधा आंसर आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई इसमें खास लॉजिक नहीं है, एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि असर्शन जो है वो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफिस में अगर कोई प्रेसिडेंट है, वो सर्विंग प्रेसिडेंट है, तो उनके खिलाफ कोई लिटिगेशन नहीं फाइल की जाएगी, कोई लिटिगेशन नहीं फाइल की जाएगी, क्योंकि ये पर्सन की बात नहीं किया है, प्रेसिडेंट एज अ पोस्ट, प्रेसिडेंट एज अ पोस्ट बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट है अगर हम भारत की बात करें। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, तो उनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई लिटिगेशन नहीं फाइल की जाएगी। अब ये क्यों किया जा रहा है, ये एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें भारत में तो बहुत ऑनरेबल पोस्ट है, तो दैट्स वाई इस पोस्ट की रिस्पेक्ट को देखते हुए ये कंडीशन है कि प्रेसिडेंट ऑफिस के दौरान कोई भी लिटिगेशन नहीं फाइल की जाएगी किसी भी लॉ में, किसी भी कोर्ट में। क्लियर हो गया? अब रीजन क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तो ऑब्वियसली पूरी तरीके से गलत है, ये तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है रीजन गलत हो गया है। ये इसलिए है, अब ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इस पोस्ट की, ये जो पोस्ट है प्रेसिडेंट पोस्ट है ना, ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, बहुत ज्यादा ऑनरेबल ऑफिस है, बहुत ज्यादा ऑनरेबल ऑफिस है। इस वजह से इसकी रिस्पेक्ट में ये चीज करी गई है कि कोई भी प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ऑफिस में सर्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी लिटिगेशन नहीं फाइल की जाएगी, किसी भी तरह का कोई केस नहीं रन किया जाएगा कोर्ट्स में।
तो ये इस वजह से नहीं कि प्रेसिडेंट जो है वो संविधान से ऊंचा है, संविधान से बड़े, संविधान से बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ा संविधान है भारत की अगर बात की जाए तो सुप्रीम इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, उसके ऊपर कोई नहीं है। पर रीजन एग्जैक्ट इसका रीजन ये है कि ये प्रेसिडेंट, अगर हम प्रेसिडेंट पोस्ट की बात करें तो बहुत रेस्पेक्टेबल पोस्ट है, बहुत ऑनरेबल पोस्ट है, इस वजह से ये जो प्रोविजन है वो दिया गया है। क्लियर हो गया ये किस वजह से दिया गया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो असर्शन सही है और रीजन पूरी तरीके से गलत है। ये तो आप ऑब्वियसली लगा सकते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो कोई भी नहीं है इंडिया की अगर बात की जाए तो। In the event of vacancy in the offices of both the president and vice president of India, the person who perform the duty of president is, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वेकेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वेकेंट है। अब क्या होता है अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह आ जाते हैं। अब ये बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हुआ, साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वेकेंट है, तो उस दौरान अब इस कंडीशन में कौन पोस्ट संभालेगा, तो इसका आंसर है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं उनकी जगह, एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं 6 महीने के अंदर, फिर वो पोस्ट को फिल करना रहता है। पर सपोज करिए कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट ने जब रिजाइन किया तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी खाली है, प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वेकेंट है, तो उस दौरान उस कंडीशन में फिर कौन परफॉर्म करता है अपने ड्यूटी एज प्रेसिडेंट, तो वो आंसर है उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 6 महीने के अंदर, ये स्टेटमेंट को मैं बार बार कहता हूं, 6 महीने के अंदर यानी कि विद इन 6 मंथ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी फिल्ड। ठीक है, विद इन 6 मंथ दिस ऑफिस शुड बी फिल्ड, इट शुड नॉट बी वेकेंट आफ्टर बिलो 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने के भीतर जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है उसको अपने ऑफिस को भरना होगा। ठीक है, वेकेंट फिल करना होगा, ये कंडीशन है 6 महीने के अंदर। पर प्रेसिडेंट अगर है, उन्होंने रिजाइन किया, वाइस प्रेसिडेंट भी अगर नहीं है, तो उस दौरान फिर कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट रहते हैं, वो आपके होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the Constitution of India, it is the duty of the President to cause to be laid before the Parliament which of the following, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से, इनमें से कौन कौन सी वो रिपोर्ट्स हैं जिनको प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, जिनको प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगर हम एक एक करके देखें तो रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। अगर फाइनेंस कमीशन की बात करें, फाइनेंस कमीशन इसलिए बनाई जाती है कि कैसे जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू शेयर है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड होगा, तो इस वजह से फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है। फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपती है, फिर प्रेसिडेंट वही रिपोर्ट पार्लियामेंट में सौंपते हैं। क्लियर हो गया? ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। फिर जो कैग रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, वो भी रिपोर्ट, कैग जो है अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, पूरा जो भी सरकार का जो पूरा खर्चा होता है, जो रेवेन्यूज हैं, जो एक्सपेंडिचर है, सरकार ने किस स्कीम पे कितना पैसा खर्च किया, कितना रेवेन्यू आया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना खर्च हुआ, जो स्कीम में जो पैसा बता रहे हैं उतना पैसा खर्च हुआ कि नहीं, पूरा ऑडिट जो है सरकार का, जो ऑडिट है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो कैग के द्वारा किया जाता है। और कैग जो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, वो रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करते हैं, वो रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? कैग की रिपोर्ट भी सही है। फिर रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये भी हर साल जो है अपनी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करती है कि जो भी शेड्यूल कास्ट का जो भी इश्यूज हो रहे हैं या जो भी उनके कंसर्न्स हैं, वो उसके लिए एक प्रॉपर रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट के पास जाती है, फिर प्रेसिडेंट जो उन्हें फर्दर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। तो ये 300 पूरी तरीके से सही है। पर इसमें सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। अब देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम क्या होता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम यह है कि कैग जब रिपोर्ट अपनी देते हैं, कैग जब अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं या प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं, फिर प्रेसिडेंट फर्दर इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। अब क्या ना, जो कैग की रिपोर्ट होती है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में होती है, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में होती है, फाइनेंशियल टर्म्स में होती है, इकोनॉमिकल टर्म्स में होती है। तो ये जो टर्म्स है ना, जो टेक्निकल टर्म्स है, वो आम आदमियों को समझ में नहीं आता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम ये होता है कि कैग की रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करके, कैग की रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करके पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते, ताकि पार्लियामेंट में जो आम आदमी लोग बैठे, क्योंकि देखिए सबको इकोनॉमिक्स तो नहीं आती होगी ना, वहां पे कुछ लोग आती होगी पर सबको नहीं आती होगी। इस वजह से उस रिपोर्ट को, कैग की रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करने का ऑप्शन या सिंप्लीफाई करने का काम किसका है? वो है आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। फिर वो जब सिंप्लीफाइड हो जाती है वो रिपोर्ट, सीधी आसान भाषा में, वो रिपोर्ट फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है। क्लियर हो गया? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्या ऑब्जेक्टिव है? कैग अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, कैग की रिपोर्ट में कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो आम आदमी को नहीं समझ सकता है वहां पे। कैग अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फर्दर रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम यह है कि
उस रिपोर्ट को, जो कैग की रिपोर्ट आई है, उसको वो सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर से वो रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट होती है, ताकि जितनी भी आम लोग वहां पे हैं, जितनी भी आम जनता है, उनको ये कैग की रिपोर्ट सीधी सादी भाषा में समझ में आ जाए। क्लियर हो गया? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम क्या? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम ये है टू सिंप्लीफाई द कैग रिपोर्ट, क्योंकि अगर कैग रिपोर्ट की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो उन टेक्निकल टर्म्स को आसान भाषा में समझाने का काम किसका है? वो है आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द, ये तो राज्यसभा, इसमें तो कोई भी वो नहीं है, सीधा सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो फॉर्मल इंपीचमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी फॉर्मल इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं होता है फॉलो, अगर बात की जाए वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो एक प्रॉपर इंपीचमेंट प्रोसेस है। वहीं अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होता है, राज्यसभा में सबसे पहले रेजोल्यूशन रेज्ड होता है, उसके बाद राज्यसभा में वो जो रेजोल्यूशन है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, इंपीच करने का जो रेजोल्यूशन है, वो पास होता है आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी से, इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होता है। उसके बाद लोकसभा से वो सिंपली सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। तो जैसे जो प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट है, वो उसमें आपको राज्यसभा का भी रोल है, उसमें भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लोकसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, वैसा आपका वाइस प्रेसिडेंट में नहीं है। क्योंकि अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो राज्यसभा में रेज होगा इशू, उसके बाद राज्यसभा इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करेगी, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करेगी, और उसके बाद लोकसभा आपकी सिंपल मेजॉरिटी से पास कर लेगी। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? सिंपल मेजॉरिटी तो पता है आपको कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका 50%, अगर वो हामी भर रहे हैं तो बिल पास हो जाएगा। पर इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी ये होती है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, यानी कि जितने भी मेंबर हैं, अगर लोकसभा की बात करें तो 545, 555, 552 जो भी आपके टोटल मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप में से, और जितनी खाली वेकेंट है, यानी कि जितने लोग नहीं आए हैं उसको कर दो बाय 2, तो ये हो जाता है आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी। यानी कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, और जितने उस वक्त सीटें खाली हैं, यानी कि टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस है, ठीक है। अब सारे लोग तो नहीं आए होंगे ना उस दिन, कोई ना कोई एब्सेंट होगा, तो जितने लोग खाली हैं, जितने लोग नहीं आए हैं, उनको माइनस कर दो और डिवाइड बाय 2। अगर इसका 50% पास, इसका 50% अगर हो रहा है, तो ये आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी है। क्लियर हो गया? इफेक्टिव मेजॉरिटी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टोटल मेंबरशिप माइनस वेकेंट बाय 2, ये हो जाता है आपका 50% ऑफ द इफेक्टिव मेजॉरिटी। क्लियर हो गया? इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? तो राज्यसभा से इंपीचमेंट की अगर बात की जाए वाइस प्रेसिडेंट की, तो रेज होता है सबसे पहले राज्यसभा से, रेज होता है राज्यसभा से ही होता है, लोकसभा में नहीं होता, राज्यसभा से होगा। राज्यसभा अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करती है तो लोकसभा उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देती है। तो ये होता है आपका इंपीचमेंट प्रोसेस। तो ये कोई फॉर्मल वो नहीं है। फिर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है इलेक्शन में, अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो कौन देखता है? वो देखता है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वो देखता है आपका कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया? इलेक्शन कमीशन इसलिए मैंने रखा है कि बहुत लोग कंफ्यूज होकर इलेक्शन कमीशन पे आकर देंगे, बट इलेक्शन कमीशन नहीं, द सुप्रीम कोर्ट विल लुक इनटू द मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग और ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया? सो इट्स नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? और कैसे होता है? राज्यसभा इफेक्टिव मेजॉरिटी, लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी। व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी? टोटल मेंबरशिप माइनस 2 डिवाइड, टोटल मेंबरशिप माइनस वेकेंट सीट्स डिवाइड बाय 2, इट्स योर इफेक्टिव मेजॉरिटी। और लोकसभा से वो पास होता है सिंपल मेजॉरिटी से। और कोई भी डिस्प्यूट है तो कौन देखता है? वो देखते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, अब ये सब ना डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं। तो अगर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें प्रेसिडेंट है आपके, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर आपके प्राइम मिनिस्टर, फिर आपके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, और लास्ट में आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात आ रही है, यूनियन एग्जीक्यूटिव आपका पार्ट 5 में एक्सप्लेन किया जाता है, पार्ट 5 में एक्सप्लेन किया जाता है। और कौन कौन ऑफिसेज हैं आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में? प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एंड लास्ट इट इज योर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक पूरा आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया। और किस पार्ट में आता है वो पार्ट भी ध्यान रखिएगा, दैट इज इन पार्ट 5।
क्लियर हो गया, इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है, इस तरह के स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस होते हैं, पर ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो बहुत लोग गलत कर देते हैं, तो अब मत गलत करिएगा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव आपको पता चल गया कि कौन कौन लोग हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। The vice president is elected by members of an electoral college consisting of the members of both house of the parliament. When the vice president discharges the functions of the president, he would entitle the same emoluments, allowances and privileges to which president is enlightened. अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वाइस प्रेसिडेंट भी आपका इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? जितने भी मेंबर्स हैं वो चाहे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड और आपके दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता है। प्रेसिडेंट के टाइम पे स्टेट जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो लोग वोट करते हैं, पर जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात आती है तो सिर्फ आपके जो दोनों हाउस हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उनके चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हो चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, दोनों के दोनों मेंबर्स आपके अलाउड हैं वोट करने के लिए, और ये आपका इलेक्टोरल कॉलेज होता है जब बात आती है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया। प्रेसिडेंट में क्या था? प्रेसिडेंट में आपके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स थे दोनों हाउसेस के वो अलाउड थे, पर इसमें क्या है वाइस प्रेसिडेंट में कि इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, सारे मेंबर्स जो बोथ आपके दोनों हाउस के हैं, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, दोनों अलाउड हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी रोल नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इस वजह से मैंने आपको प्रेसिडेंट से कोरिलेट करा दिया तो आपको चीजें याद हो जाएगी। कभी भी कोई चीज को ध्यान में रखना है ना तो उसको रिलेटिवली कर लो। अच्छा वाइस प्रेसिडेंट में ही होता है, अच्छा प्रेसिडेंट में होता है, तो क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इस तरह से अगर आप रिलेटिव बना के चलोगे ना, कोई प्रैक्टिकलिटी कोई एप्लीकेबिलिटी करके चलोगे ना, तो बहुत इजी से क्वेश्चन जो आपको भूलेंगे नहीं। क्लियर हो गया। वहीं अगर हम बात करेंगे अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह हैं तो सेम अलाउंसेस सेम प्रिविलेजेस उनको मिलेगा, जो क्योंकि वो इस वक्त प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल आसान है, सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। मेन मोटिव ये था मुझे आपको इस क्वेश्चन इंडिकेट करने का कि आपको इलेक्टोरल कॉलेज जो है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस का, वो आपको मैं बता दूं। और बाकी अगर वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं तो वही अलाउंसेस मिलेंगे, वही प्रिविलेजेस मिलेंगे जो एक प्रेसिडेंट को मिलते हैं। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज के सेशन का या आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें यह कह रहा है कि इन चारों में से इंग्लिश में भी दिख रहा है, देख लीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए, इन चारों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ये स्टेटमेंट सही है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ सिंगल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स पास्ड इन द राज्यसभा ओनली। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे हटेंगे, इंपीचमेंट का प्रोसेस कैसे होगा। इंपीचमेंट का प्रोसेस ऐसे होगा, राज्यसभा पास करेगी, राज्यसभा इशू रेस करेगी, फिर राज्यसभा इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करेगी, उसके बाद लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी, फिर वो इंपीचमेंट हो जाए। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें सिर्फ राज्यसभा लिखा हुआ है, तो राज्यसभा नहीं है भाई। ये मत सोचेगा कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट की तो सिर्फ राज्यसभा के पास ही पावर है, नहीं, रेज होगा इशू वहां से। इंपीचमेंट का इशू जो है वो रेज होगा आपका राज्यसभा से, लोकसभा से रेज नहीं होगा, पर राज्यसभा से एक बार इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करने के बाद लोकसभा को भी सिंपल मेजॉरिटी से पास करना रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है। मैंने इस वजह से इंडेक्ट किया था क्योंकि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि राज्यसभा अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के पास ही पावर होगा और सिर्फ राज्यसभा ही इंपीच कर सकती है। तो ऐसा नहीं है, लोकसभा के पास भी पावर है। लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से वो इंपीचमेंट प्रोसेस फॉलो करती है। वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो इफेक्टिव मेजॉरिटी मानी जाती है। तो ये था आपका आज का वीडियो। जो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, फैक्ट्स बताया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो मैं आपको कई बार बोलता हूं कि आप कमेंट्स में पिन डाउन किया करिए, मैं आपके कमेंट्स को मॉनिटर करता हूं और जो भी टास्क मैं वीडियो के दौरान आपको देता हूं उनके आंसर्स आप जरूर से कमेंट किया करिए। और सेशन को एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, और या दोनों की एक साथ कर रहे हो, तो आप स्टडी IQ में एनरोल कर सकते हो। पर स्टडी IQ की वेबसाइट में जाके ये जो प्राइस है ना, ये मत पे कर देना गलती से, कहीं ये प्राइस बड़ी अमाउंट पे मत कर देना गलती से। कूपन कोड पूछेगा, कूपन कोड में आपको RS लाइव लगाना है, ठीक है। अगर आप RS लाइव लगा दोगे तो आपका जो कोर्स है वो आपको 2199 में पड़ जाएगा। कोड नहीं लगाओगे तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। अगर कोड लगा दोगे, RS लाइव अगर कोड इंप्लीमेंट कर दोगे, लिख दोगे कूपन कोड में, तो वही अमाउंट आपका 2199 में आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एजुकेटर्स, फैकल्टीज, नोट्स आपको सब प्रोवाइड होंगे, साथ ही साथ ये इस
कोर्सेज में, ये और कॉम्बो की बात कर रहा हूं मैं, दोनों की बात कर रहा हूं, यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों साथ में। इसमें आपको मेंटरशिप मिलती है। अगर आप लो इन कॉन्फिडेंस है तो आप कभी भी मेंटर से हमारे कॉल कर सकते हैं और वो आपको गाइड करेंगे और आपको सही दिशा में बताएंगे। क्योंकि इस प्रिपरेशन में कभी कभी नहीं, फ्रीक्वेंटली ऐसा लगता है यार कि हम क्या कर रहे हैं, टाइम जा रहा है। कई लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, टाइम जा रहा है, सेकंड अटेम्प्ट लग जाता है, कभी कभी थर्ड अटेम्प्ट लग जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्फिडेंस तो डाउन हो गई। तो ऐसे समय में आप अगर आपके पास एक मेंटोर है तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको समझाएगा, आपको बताएगा कि आप जिस राह पे हैं वो पूरी तरीके से सही राह है। थॉट्स आते हैं जब आप किसी सही राह पे चलते हैं, तो ऐसे आपको थॉट्स आते हैं, पर वो थॉट्स को साइड डाउन करके आप अपनी राह पे चलते रहिए। रिजल्ट अच्छा ही होगा। रिजल्ट के बारे में सोचिए, इट्स द प्रोसेस। मैं बार बार कहता हूं कि इट्स द प्रोसेस। प्रोसेस पे काम करिए, रिजल्ट पे उतना ज्यादा फोकस मत करिए। रिजल्ट आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। अगर आपका प्रोसेस, अगर अपने प्रोसेस में अगर आप अच्छे हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमेशा प्रोसेस पे बिलीव करिए, रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था छोटे से इन्फॉर्मेशन कोर्स के बारे में देना था। बस ये प्राइस पे मत कर दीजिएगा, कोड लगा दीजिएगा RS Life। एंड मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।